नमस्कार साथियों, मैं श्रीभान भास्कर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का वाक्य और वाक्य के भेद की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले जो है हमने आपको जो है वर्ण और संपूर्ण वर्ण की जानकारी जो है पिछले वीडियो में दिया, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और वर्ण जो है कुछ छूट गए थे तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, ये छूट गया था आपका घोष वर्ण। घोष वर्ण, तो घोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, घोष और अघोष ये छूट गए थे आपका। तो घोष वर्ण भी होते हैं आपका, घोष को संघोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष सघोष वर्ण कहते हैं घोष को। अघोष वर्ण क्या होता है, जैसे कि अ किस नंबर पे आता है आपका, तो पहले इसको देख लेते हैं। अघोष वर्ण जो होते हैं आपका, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष होता है। जैसे क, ख, क ख अंग, च, छ, च छ ज झ ञ, क ख ग घ अंग, ये आपका च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ और अड़। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ये आपका अघोष होता है। बाकी जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है ये संघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि घोष वर्ण क्या होता है। तो घोष जो है आपका दो अक्षर से शुरू हो रहा है, तो यानी कि दो के बाद जो आता है, दो के बाद इसको संघोष कहते हैं। यानी कि तीसरा से लेकर पांचवा तक जो होता है आपका, तीसरा से पांचवा तक जो होता है ये जो होते हैं वर्ण आपके संघोष या घोष वर्ण होते हैं। जबकि इसके अतिरिक्त इसमें जो है अघोष वर्ण जो है आपका, तो अघोष वर्ण में क्या होता है, पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है, पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण के अंतर्गत अब हो गया आपका, इसके अंतर्गत तीन ठो उसमें व्यंजन भी आते हैं, यानी कि स, श और स, ये तीन ठो उसमें व्यंजन आते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनको बोलते समय कम गूंज निकलती है, जो और जो ज़्यादा गूंज के साथ निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आपका घोष वर्ण कहते हैं। जिनको बोलते समय वायु ज़्यादा निकलती है मुख से और गूंज ज़्यादा होती है उसको घोष वर्ण कहते हैं। चलिए ये हो गया था आपका। उसके बाद से है आपका वाक्य पढ़ना है हमको। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वाक्य की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, तो वाक्य की परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक अर्थ के समूह को ही वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है आपका, दूसरे शब्दों में मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को ही वाक्य कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से सही तरीके से प्रकट करे वही क्या होता है, आपका वाक्य होता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व देख लिया जाए कि अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। वाक्य के जो है अनिवार्य तत्व, तो इसके 6 अनिवार्य तत्व हैं। 6 मूल रूप से अनिवार्य तत्व इसके माने गए हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आपका कि सार्थकता है, यानी कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। यानी कि जो भी शब्द उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, वाक्य में कोई भी अगर आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं
तो वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ, यानी कि जो वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं शब्द उसका कुछ ना कुछ अर्थ आपको जरूर निकलना चाहिए। बिना अर्थ वाले शब्दों नहीं होने चाहिए, अर्थात निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। जो है वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। दूसरा है आपका योग्यता। योग्यता है, योग्यता यानी कि शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं उदाहरण में कि घोड़ा उड़ता है, ये आपका पूर्णतः गलत है क्योंकि घोड़ा उड़ता ही नहीं है। तो ये वाक्य के अनुसार जो प्रसंग प्रयोग किया गया है तो ये इसका अर्थ सही अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि इसका सही अर्थ होगा कि घोड़ा दौड़ता है, ये इसका सही अर्थ है। तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग होने चाहिए, न कि ऐसे शब्द प्रयोग हो कि जिसका कोई मतलब ही ना हो। अब देखिए आगे, आकांक्षा। तीसरा है आपका आकांक्षा। वाक्य में कोई ऐसा पद नहीं छूटना चाहिए जिससे अर्थ अधूरा लगे। यानी कि आकांक्षा मतलब उसको पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए, कोई भी ऐसा शब्द न छोड़ दें वाक्य लिखते समय जिससे कि वह अर्थ क्या लगे, अधूरा लगे। जैसे कि राम, जैसे कि आपका राम घर। अब इसके बाद से जाता है जैसे शब्द छोड़ दे रहे हैं, जाता है अगर इसको छोड़ दे रहे हैं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब कि इसका कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए, कोई भी शब्द इसमें छूटना नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद से है चौथा जो है आपका कि आसक्ति या निकटता। यानी कि बोलते या लिखते समय परस्पर शब्दों में निकटता होनी चाहिए, यानी कि ये समीप समीप लिखे जाने चाहिए। पांचवा है आपके, पांचवा दिया है कि पदक्रम। वाक्य में शब्दों का एक निश्चित सही क्रम होना चाहिए, यानी कि एक शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाना चाहिए, न कि शब्दों को इधर उधर करके लिखा जाना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे आपका इसका उदाहरण देख लेते हैं। निश्चित क्रम का मतलब हो गया जो अभी लिखे थे, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो ये एक निश्चित क्रम में है कि राम के बाद घर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आएगा। ये मतलब कि कर्ता के बाद क्रिया है, क्रिया के बाद जो कर्ता के बाद कर्म है, कर्म के बाद क्या है, क्रिया है। तो ये इस एक मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक सही क्रम में, निश्चित क्रम में इसको लिखा गया है। अगर यही लिख देंगे जाता है, जाता है घर राम, तो ये देख लीजिए जाता है घर राम, तो ये एक निश्चित क्रम में नहीं लिखा गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका पदक्रम निश्चित होना चाहिए और निश्चित नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अन्वय दिया है। अन्वय मतलब लिंग वचन कारक और क्रिया का आपस में सही मेल होना चाहिए। यानी कि एक वचन की क्रिया है तो कर्ता भी एक वचन का होना चाहिए, बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का होना चाहिए। कारक को देखते हुए हर एक चीज़ का सही ढंग से प्रयोग हमको करना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका, अन्वय तक हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं आपके। तो प्रत्येक वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। पहला होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यानी कि अंग्रेजी में बोले तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद से जो है विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। चलिए देख लेते हैं इसको कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। यानी कि वाक्य के दो मुख्य अंग है, कर्ता और क्रिया। कर्म जो है इसमें आते हैं आपका प्रेडिकेट में, यानी विधेय में आ जाते हैं क्रिया और कर्म। तो आपका हो गया दो ठो अंग इसका। अब दूसरा है आपका विधेय या प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि राम जो है पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, यानी कर्ता क्या है आपका, तो वो है राम। राम यानी काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो राम काम कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया आपका। और पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। यानी पुस्तक पढ़ रहा है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका विधेय। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
आगे है आपका कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य का वर्गीकरण दो प्रमुख आधारों पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पे जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों को हम देख लेते हैं डिटेल्स में। पहला है आपका कि विधानवाचक वाक्य, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, ठीक है, यानी कि इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य आपका क्या है कि जिस वाक्य से क्रिया के होने या कार्य के करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, राम पढ़ रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद से निषेधवाचक यानी कि निगेटिव जो है आपका नकारात्मक वाक्य होता है इसमें। तो इसमें जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का या मना करने का बोध होता है, न होने या मना करने का बोध होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद से प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आपका है तो जिससे वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जिस वाक्य में का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है। और नकारात्मक वाक्य में था आपका कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है आपका कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद से विस्मयबोधक, चौथा है आपका विस्मयबोधवाचक वाक्य जो है विस्मयदिवाचक वाक्य है आपका कि जिस अर्थ से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, उल्लास का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे इसमें आपकी इसकी यह पहचान है कि इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के शुरू में जो है आपका विस्मयबोधक चिन्ह, यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह, इस चिन्ह का आपका प्रयोग किया जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह का जैसे वहाँ में प्रयोग किया गया है, तो इससे भी पकड़ सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो विस्मयबोधक वाचक वाक्य है। उसके बाद से आज्ञावाचक वाक्य क्या है, तो इससे वाक्य में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना और अनुमति का बोध होता है, यानी कि किसी को आज्ञा देना जो है, उपदेश देना, प्रार्थना की बात कही जाए, वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है आपका। आज्ञावाचक जैसे तुम चुपचाप बैठो, कृपया बैठ जाइए, तुम चुपचाप बैठो। जैसे और उपदेश, कोई प्रार्थना कि हे ईश्वर हमें आप धन समृद्धि बना दें, ऐसा कोई है आपका कुछ भी मतलब ईश्वर के प्रति प्रार्थना हो, तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। उसके बाद से इच्छावाचक वाक्य क्या है, तो इसमें भगवान को मतलब कि अपनी इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध कराया जाता है, यानी कि जिस वाक्य से वक्ता इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध कराता है। जैसे कि नववर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करें। तो इस प्रकार का जो है वाक्य आता है, किसके अंतर्गत आता है, आपका इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है आपका है। अगला जो है संदेहवाचक वाक्य, नाम से स्पष्ट है संदेहवाचक, जिसमें कुछ संदेह हो, कार्य के होने का संदेह हो या संभावना प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो ये शायद आज वर्षा होगी में शायद क्या कर रहा है, संदेह कर रहा है। वह आ चुका होगा, कंफर्म नहीं है कि वह आया ही होगा, बस अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आपके, तो वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से 8वां जो दिया है आपका संकेतवाचक वाक्य, जिससे किसी संकेत दूसरे की तरफ संकेत किया जाए, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि आपका इसको देख लेते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि एक क्रिया का होना किस पर निर्भर है, दूसरी क्रिया पे, तो उसे क्या कहते हैं, हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, या फिर यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, यदि तुम
तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। यहाँ पे लिख देते हैं परीक्षा में सफल हो जाओगे। परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आते हैं आपके संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, कि यानी कि आपको कोई संकेत कर रहा है कि यदि तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, यानी परीक्षा को पास कर जाओगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब है आपका रचना के आधार पे जो है वाक्य के भेद कितने होते हैं, देख लेते हैं। रचना के आधार पे पूछ दे कि अगर रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जो रचना के आधार पे वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं रचना या बनावट के आधार पे। उसमें आपका पहला है कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, यानी उद्देश्य मतलब एक ही सब्जेक्ट हो, कर्ता एक ही हो, कर्ता एक ही हो और एक ही विधेय हो, यानी कि एक ही प्रेडिकेट हो, तो यानी एक ही मुख्य क्रिया हो, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि एक ही कर्ता होना चाहिए और एक ही क्रिया होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपके सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है तो मुकेश कर्ता एक ही है। मुकेश जो है कर्ता है, इसमें मुकेश क्या है? कर्ता है, करता है। और क्रिया क्या है? प्रेडिकेट क्या है आपका? पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है। पढ़ता है जो क्या है आपका? विधेय है, विधेय। पढ़ता है क्या हो जाएगा आपका? विधेय। तो एक एक है दोनों। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं? साधारण वाक्य में आते हैं। दूसरा है आपका उदाहरण देख लेते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चे। सब्जेक्ट क्या हो गया? बच्चे। बच्चे, बच्चे क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट या उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद से विधेय क्या हो गया? मैदान में खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा विधेय, विधेय। यानी कि दोनों एक एक है। तो इस प्रकार जो है आपका ये आपका सरल वाक्य होता है। तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं संयुक्त वाक्य को समझते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है आपका? संयुक्त वाक्य जो है आपका उसको देख लेते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द और किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, इसलिए द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लेना है कि जो वाक्य जो है दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य जो है अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए के द्वारा अगर जुड़े हैं आपस में तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई और चिड़िया चहकने लगी, तो यहाँ पे जो है और के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार जो है संयुक्त हुआ है। संयुक्त को मतलब जोड़ना, तो ये जुड़ा है तो संयुक्त हुआ है और के द्वारा। कि सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, तो यहाँ पे इसलिए के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे जाने से पहले, अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं कि मैं या मेरा भाई जाते। चलिए देख लेते हैं, मैं या मेरा भाई जाता, मेरा भाई जाता। तो यहाँ पे या के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित या मिश्र वाक्य,
लास्ट और अंतिम देख लेते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, मिश्रित या मिश्र वाक्य। ये क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो या निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये आपस में कि, जो, क्योंकि, यदि, जैसे, वैसे आदि शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसको पहचानने के लिए आप ट्रिक देख सकते हैं। इसका पहचानने के लिए ट्रिक याद कर लीजिए कि ये जो बीच में किससे जुड़े होते हैं, इन शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, वैसे, जैसे, वैसे। अगर ये शब्द आपको दिखें जिस वाक्य में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है, मिश्रित वाक्य का प्रयोग किया गया है। जबकि इसके विपरीत ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कौन कौन से वाक्य आपको दिख जाए। ऊपर जो है आपको दिख जाए, यहाँ पे आपको दिख जाए ऊपर जो है और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, इन शब्दों द्वारा अगर जो वाक्य दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए देख लेते हैं मिश्रित वाक्य को, उदाहरण को समझ लेते हैं। उसके उदाहरण है कि, उदाहरण है आपका कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यह किसके द्वारा जुड़ा है? की के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित है, जैसे कि अब यहाँ पे कह के छोड़ दिया गया है कि गुरुजी ने कहा, तो क्या कहा कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो ये दूसरा शब्द पहले पे क्या है? आश्रित है। दूसरा शब्द क्या है आपका? पहले पे आश्रित है कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। यानी कि अगर ये इसको ना कहा जाए, इसको कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। यानी कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी है, तो एक शब्द दूसरे पे क्या है? इसमें आश्रित है। अगर एक शब्द को न किया जाए तो यह सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा। तो इसको पहचानने का ट्रिक बता दिए हैं कि बीच में जो है की के द्वारा जुड़ा रहेगा और जैसे तैसे जो भी है। उसके बाद से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। लड़का वहाँ खड़ा है, लड़का, जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है। अब देखिए यहाँ पे ये अधूरा सेंटेंस है आपका, जो लड़का वहाँ खड़ा है। इतना बोलकर अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ आगे बोलना पड़ेगा कि जो लड़का वहाँ खड़ा है वो क्या है? तो वह मेरा भाई है। तो ये दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो किस में आते हैं? मिश्रित वाक्य में। यानी कहने का मतलब कि एक वाक्य दूसरे पे जो है निर्भर करता है इसमें। और यदि तुम, यानी कि आपका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि मैं जाता तो, मैं जाता तो, मैं जाता तो, यानी कि तो के द्वारा यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, वहाँ पहुँच जाता, वहाँ पहुँच जाता। ठीक, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपका जो है इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो अतः आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, धन्यवाद।